सभी भैया बहनों को हमने पहाड़, पठार और मैदान के बारे में कुछ बताया था रिवीजन वर्क में। आज हम बताने जा रहे हैं भारत की भू संरचना कितने भागों में इसे हम विभाजित करते हैं। पहला, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। और पांचवा, भारतीय मरुस्थल। क्योंकि आपने भारत के इस नक्शे को देखा होगा और आपको प्रत्येक जगह की स्थल आकृतियाँ एक जैसी नहीं दिखाई जा रही हैं। इस भारत के नक्शे में आपको जहाँ पर ये पामीर की गांठ नज़र आ रही है, कहीं आपको पर्वत श्रेणियाँ, अरावली श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, ये सारी पर्वतें दिख रही हैं। कुछ पठारी क्षेत्र आपको दिख रही हैं, कुछ मैदानी क्षेत्र दिख रही हैं और कुछ नदियाँ भी आपको दिख रही हैं। तो आज हम भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का अध्ययन करेंगे। भारत के किसी भी भूभाग की धरातलीय बनावट और स्थल आकृतियों को बनाने में पृथ्वी की दो शक्तियों की प्रमुख भूमिका होती है। एक होता है अंतर्जनित और दूसरा बाह्यजनित शक्तियाँ। भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी के भीतर चलने वाली अंतर्जनित शक्तियों के परिणाम होते हैं। धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं। धरातल पर वायु, वर्षा, हिम, जल तथा तापमान की क्रियाएं सतत क्रियाशील है और धरातलीय स्थल आकृतियां में लगातार परिवर्तन लाती है। इन्हें हम बाह्यजनित बल कहते हैं। अब जैसे कि आप देखे होंगे कि जब भूकंप आता है, या आपने सुना है जब भूकंप आता है तो भूकंप से पृथ्वी के अंदर गर्भ से जो मैग्मा और लावा बाहर की ओर निकलता है, वो खुद में एक पहाड़ का या पर्वत का निर्माण कर देता है और इसमें अलग अलग स्थल आकृतियाँ का निर्माण भी हो जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के आंतरिक गर्भ से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं हैं और आंतरिक गर्भ से होने वाली क्रियाओं को हम बाह्यजनित बल कहते हैं। और ये बल पहाड़ों का भी निर्माण करती हैं, पठारों का भी निर्माण कर देती हैं। अब पृथ्वी की बाहरी आवरण, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, विभिन्न शैल खंडों में बना हुआ है। इन्हें हम प्लेट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेट किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे पृथ्वी का बाहरी आवरण, जिसे स्थल मंडल कहते हैं, वह विभिन्न शैल खंडों से बना है, जिन्हें हम प्लेट कहते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आप लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं। पृथ्वी का धरातल 6 प्रमुख प्लेटों और कई छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बना है। ऐसी प्रमुख प्लेटों में से एक प्लेट का नाम भारतीय प्लेट है। ये सभी प्लेट भूगर्भीय बल के कारण सरकती रहती हैं, यानी गतिशील होती हैं। भूगर्भीय बल का मतलब से तात्पर्य से आप क्या समझते हैं? धरती के अंदर होने वाले हलचलों से हम समझते हैं। इनकी गति का हमें पता नहीं होता कि ये कितने स्पीड में, कितनी तेज गति में ये आएंगे, क्योंकि सरकने की प्रक्रिया इतनी मंद गति से होती है कि हमें केवल उसकी कल्पना ही हम कर सकते हैं। उसे हम जान नहीं सकते, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं और अपने जीवन में इसे देख सकते हैं। एक वर्ष में कुछ सेंटीमीटर ही खिसकती है। यहाँ पर आपके सामने हिमालय की पर्वत चोटी है। जहाँ तक हिमालय पर्वत का सवाल है, तो आपको ये पता होगा कि हिमालय पर्वत पहले जिस स्थान पर है, वहाँ पर एक सागर हुआ करता था और उस सागर का नाम टेथिस सागर था। ठीक है, और ये नेपाल में है। और ये सागर धीरे 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 हिमखंडों में बदलते गया समय के साथ, और ये हिमालय पर्वत का ये निर्माण कर देता है। करोड़ों वर्ष पहले भारतीय प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। यह आकार काफ़ी विशाल थी। ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी, लेकिन यह प्लेट कई हिस्सों में टूट गई। ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इस इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी और उत्तर में स्थित यूरोपीय प्लेट से जा टकराई। इन दोनों प्लेटों के बीच एक बहुत बड़ा सागर स्थित था, जिसे हम टेथिस सागर कहते हैं। जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया कि भारत का ये आपको दिख रहा है नक्शा, यहाँ पर हिमालय पर्वत की गांठ है। तो ये हिमालय के बनने का, निर्माण का पीछे की ये कारण है। तो ये टेथिस सागर दोनों प्लेटों पर बहने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव काफ़ी समय से हो रहा था। सागर में जमा हो रहे अवसाद अत्यधिक दबाव के कारण धीरे धीरे ऊपर उठने लगे और इस तरह 5 करोड़ 50 लाख वर्ष
पहले हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कितने वर्षों पहले हुई, तब आप एक शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आंसर दे सकते हैं कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति 5,50,00,000 वर्ष पहले हुई। इसलिए कहा जाता है कि हिमालय पर्वत सबसे नवीन, जबकि अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। यानी अगर पर्वतों में अगर सबसे नया और नवीन पर्वत कहा जाए तो हम हिमालय पर्वत का नाम ले सकते हैं, और अगर प्राचीन पर्वत पूछा जाए हमसे सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तब हम अरावली का नाम ले सकते हैं। आज जिस स्थान पर हिमालय खड़ा है वहाँ करोड़ों साल पहले सागर की लहरें उठती थी। इस तथ्य का प्रमाण हम कैसे जानते हैं? हिमालय के कुछ चट्टानों में आज भी समुद्री जीवों के जीवांश मिलते हैं। इंडियन प्लेट का खिसकना आज भी जारी है, आज भी इंडियन प्लेट खिसक रहा है। हिमालय पर्वत में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें पार हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। और अगर आप एक प्रश्न का उत्तर इसमें दें कि हिमालय पर्वत में कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं, तो आप इसका उत्तर देंगे कि हिमालय पर्वतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला बृहत हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। जास्कर, लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाएं पार हिमालय या ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हैं। पश्चिम में से पूरब तक फैली बृहत हिमालय या हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सर्वोच्च ज़्यादा सबसे ऊंची चोटी किस श्रेणी में पाई जाती है, तो आप कहेंगे वो हिमालय के श्रेणियों में पाई जाती है, पार हिमालय के श्रेणियों में। इसमें 9 ऊंची चोटी भारत में हिमालय पर्वत में पाई जाती है। इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 7,900 मीटर से अधिक है। इसमें धौलगिरी, चोयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू एवं कंचनजंगा प्रमुख है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, जो कि सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी हिमालय पर्वत की मानी जाती है और पूरे विश्व की। आंतरिक या मध्य हिमालय हिमाचल भी कहलाता है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का मध्यवर्ती भाग है। यह श्रृंखला उत्तरी पाकिस्तान, उत्तर भारत, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 3,700 से 4,500 मीटर तक है। शिवालिक हिमालय सबसे निम्न भूभाग है। तो अगर पूछा जाए कि शिवालिक श्रृंखला हिमालय के किस भूभाग में है, तब आप कह सकते हैं शिवालिक श्रृंखला हिमालय के सबसे निम्न भूभाग में है। शिवालिक का दक्षिणी हिस्सा मैदान और तीव्र ढलान वाला, और इसके उत्तर की ओर समतल भूमि वाली घाटी या बेसिन है, जिन्हें हम दून कहा जाता है। ये दून का एक शॉर्ट लाइन है। अगर आपसे पूछा जाए कि दून किसे कहा जाता है, तब आप कह सकते हैं कि शिवालिक का दक्षिणी हिस्सा मैदान की ओर तीव्र ढलान है, मैदान की ओर वो ढल रहा है, और इसके उत्तर की ओर समतल भूमि है या घाटी या बेसिन, जिसे हम दून कहते हैं। देहरादून ऐसी ही घाटी में बसा एक शहर है। हिमाद्री और पीर पंजाल के बीच स्थित खूबसूरत काश्मीर घाटी है। आपसे पूछा जाए कि काश्मीर घाटी कहाँ बसी है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि ये हिमाद्री और पीर पंजाल के बीच स्थित है। यह एक अंतर पर्वतीय घाटी है। ठीक है, ये इस घाटी से होकर सर्पाकार झेलम नदी जम्मू और कश्मीर के विशाल मीठे पानी का बुलर झील से होकर बहती है। हम जानते हैं कि उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरण और मानव जीवन के महत्वपूर्ण योगदान है। हिमालय के कई नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु सबसे बड़ी नदी है, तीस्ता, मानस, ब्रह्मपुत्र तंत्र की नदियां हैं, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज सिंधु तंत्र की, और यमुना, काली, करनाली, राप्ती, गंडक, गोमती, कोशी, गंगा तंत्र की नदियां हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिमालय से भी बहुत सारी ऐसी नदियां का उद्गम स्थल है हिमालय पर्वत से। उत्तर भारत में बहती समस्त नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान का निर्माण करती है, और ये सतत बहने वाली नदियां सघन आबादी वाले मैदानी क्षेत्र की जीवन धारा है। इस सिंधु गंगा के मैदान में विश्व को प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ। चूँकि आपने इतिहास में भी ये पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सिंधु गंगा के मैदान के किनारे बसा हुआ था, जिसे आज हम पूरे विश्व का अगर सबसे प्राचीनतम सभ्यता के रूप में भी अगर हम देखते हैं, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता, या उसे हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, जो कि सिंधु गंगा के किनारे बसा मैदानों पर बसी ये सभ्यताएं थी। ठीक है,
तो ये आपका एक आप इसे एक भारत का एक साधारण सा आप मैप लेकर आप भारत के इस नक्शे में आपने देखा होगा कि बहुत सारी श्रेणियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं, पठारी क्षेत्र हैं, पठार हैं, पमीर की गांठ है। इन सभी को आपको एक मैप में अंकित करना है और ये आपका एक रिवीजन वर्क है।